नमस्कार, डी पीपल वॉइस देख रहे हैं आप। अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और बता दें, मुजफ्फरपुर में अभी हमारे साथ संजीत किशोर जी हैं, जो हिंद सेना के संयोजक हैं और तमाम तरीके की जितनी गतिविधियां होती हैं मुजफ्फरपुर को संवारने की, सुधारने की, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, लगातार सक्रिय रहते हैं अपने फील्ड में। और अभी सर सबसे पहले तो स्वागत है आपका डी पीपल वॉइस। धन्यवाद सर, हिंद सेना जो है क्या है, क्या सोच रखती है समाज के प्रति, इसके बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत पहले तो आप लोग का धन्यवाद। हिंद सेना का उद्देश्य है बेहतर समाज और बेहतर संस्कृति का निर्माण करना जी। इसका यही है मूल उद्देश्य। इस मूल उद्देश्य के आधार पर हम लोग जैसे ये चाहते हैं कि जैसे भूखे को भोजन कराना। भूखे को भोजन कराना क्योंकि अब सबसे आदमी अपराध क्यों करता है, सबसे बड़ा सवाल है पेट के लिए जी। तो मूल बात है कि अब आज के डेट में अपराध बढ़ते हैं, तो अपराधी जब अपराध कर लेता है तो हम उसके खिलाफ करते हैं, उसको जेल भेजो, कानूनी दायरा में लाओ। लेकिन उसको अपराध ना करे, अपराधी न बने, इसका हम प्रयास करते हैं। वो चाहे भूख का सवाल हो तो, या जो स्टेशन पर, फुटपाथ पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम, या फिर उनको नाटक और कला संस्कृति माध्यम से जोड़ के और उनको समाज निर्माण के अपने हमारे महात्मा गांधी से लेकर और बड़े बड़े जो देश के महापुरुष हैं उनके बारे में बताना, उनको उन्होंने समाज का क्या योगदान दिया, ये सब काम करना। फिर जैसे आपदा आता है तो आपदा के समय हिंद सेना के तमाम साथी उसमें काम करते हैं। जैसे पिछले साल चमकी बुखार आया था, चमकी बुखार में मैंने कम से कम 650 के आसपास में बच्चे मरे थे। उस वक्त भी हम लोगों ने करीब 15 दिन हम लोगों ने दिन रात लोगों को भोजन कराया। जो ये है आपको चमकी बुखार से पीड़ित बच्चे हैं, उनके गार्जियन को, उनके अभिभावक को, साथ ही हमारे पूरे साफ़ सफाई करने की भी हम लोग की एक टीम थी जो पूरे मेडिकल कॉलेज को साफ़ सफाई किया, वहाँ पानी दिया, ORS दिया। और अभी जैसे आपको ये लगता है पानी जो शहर में, मुजफ्फरपुर शहर में लगातार पानी जो आ गया है और शहर एक जल जमाव से ग्रसित हो गया है, इसके निकास के लिए हम लोग जन सहयोग से JCB लेकर, ट्रैक्टर लेकर, श्रमदानी कुछ साथियों को लेकर इस अभियान को चला रहे हैं। और शहर में इस तरीके के जो भी समाज पर जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर हम लोग काम करते हैं। जब कोई बच्चा अपराध करता है तो सब लोग उसे अपराधी कहते हैं, लेकिन वो बच्चा अपराध ना करे इसकी व्यवस्था करना वाकई में लाजवाब होता है। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तब आप इस चीज़ों को महसूस करते हैं। सर, विधानसभा चुनाव सर पे है, क्या मुद्दे हैं स्थानीय आपके हिसाब से मुजफ्फरपुर के? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं जी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं चुनाव होता है उस समय ये मुद्दा गौन हो जाता है जी। उस समय मुद्दा कुछ और हावी हो जाता है, जो ऊपर से जो मुद्दा चलाया जाता है वो मुद्दा हावी होता है। और चुनाव तो फिर धर्म के आधार पर चला जाएगा, जाति के आधार पर चला जाएगा, तो चुनाव के समय तो और मुद्दा है। लेकिन हम लोग मुजफ्फरपुर के जो 11 विधानसभा हैं मुजफ्फरपुर ज़िले के, उसमें हम लोग के तमाम प्रखंडों के और प्रखंड स्तर के और पंचायत स्तर के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो मूलतः 2 तरीके के सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, एक NGO के सोशल एक्टिविस्ट होते हैं और एक एक्टिविस्ट होते हैं। तो जो एक्टिविस्ट होते हैं उन एक्टिविस्टों को लेकर, और प्लस राजनीति में जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और जो उपेक्षित हैं, जो इनको पार्टी उपेक्षा में रखती है, दरी वो बिछाते हैं, जाजिम वो बिछाते हैं, 5 साल पार्टी के लिए वो लड़ते हैं लेकिन टिकट किसी और को मिलता है। ये जो परंपरा है पूरे देश भर में, इसके खिलाफ भी हम लोग की एक लड़ाई है और एक ये मुहिम है। क्योंकि हम बेहतर समाज और बेहतर संस्कृति की जब बात करते हैं तो राजनीति भी एक बेहतर जब तक नहीं होगी तब तक बेहतर समाज का निर्माण नहीं संभव है। इसलिए जनप्रतिनिधि भी हमारे बेहतर होने चाहिए, और इसके लिए हम लोग पूरे 11 विधानसभा में तमाम लोगों को लेकर एक तीसरा मोर्चा बना रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का मोर्चा, जिसमें हम लोग विकल्प देंगे जनता के बीच में 11 विधानसभा में कि आप मेरे प्रत्याशी को देखिए। और विकल्पहीनता, लोग कहते हैं कि विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं रहने के कारण मैं फलाने को वोट दिया। मेरे उम्मीदवार को कोई ये नहीं कह सकता
कि ये उम्मीदवार गलत है, ये भ्रष्ट है, ये चोर है, इस पर कोई अपराधी षड्यंत्र है। हमारा बेहतर उम्मीदवार होगा 11 विधानसभा में, और जनमानस से कहेंगे कि इस मोर्चे को आप साथ दीजिए और ज़िले को एक बेहतर राजनीति की ओर ले चलिए। सर, जो ये 11 विधानसभा में आप प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, वो किसी एक पार्टी से आएंगे, किसी संगठन से आएंगे, कैसे चुनेंगे आप उनको? ये हम लोग जनता के बीच से, हम लोग आज भी हम लोग की जो बैठक थी यहाँ पर उसी मुद्दे पर दिन में चल रही थी, और उसमें चयन हो रहा था कि हाँ कैसे क्या करना है। तो हम लोग ये तीसरा मोर्चा हम लोग स्थानीय स्तर पर लोगों के कार्यकर्ताओं के द्वारा चयनित करके हम एक उम्मीदवार चयन करेंगे। ऊपर से कोई हम उम्मीदवार नहीं देंगे। हम कोई दल नहीं है, हम कोई पार्टी नहीं है। हमारा प्रत्याशी लोक उम्मीदवार होगा, और 11 विधानसभा से लोक उम्मीदवार हम लोग देंगे जो नीचे से चुन के आएंगे और उनका उम्मीदवार। सर, अगर मुजफ्फरपुर की बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब के समय में मुजफ्फरपुर में एक दूरदर्शन हुआ करता था, जिसके माध्यम से जो भी यहाँ की कला थी, जो यहाँ की संस्कृति थी, वो पूरे देश स्तर पे, विश्व पटल पे वो जाती थी। अभी के समय में वो भी मुजफ्फरपुर से छिन चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुजफ्फरपुर के साथ सिर्फ दूरदर्शन का मामला नहीं है। मुजफ्फरपुर, हमको लगता है कि हमारे पटना में जो हमारे महामहिम बैठते हैं उनके द्वारा भी, और केंद्र में जो भी लोग बैठते हैं उनके द्वारा भी, मुजफ्फरपुर सहित पूरे उत्तर बिहार को ही उपेक्षित रखा गया है जी। मुजफ्फरपुर में सिर्फ आज दूरदर्शन नहीं गया, दूरदर्शन पे हमें कोई मतलब इस पर कोई शिकन ही नहीं है, क्योंकि इससे बड़ी बड़ी चीज़ें चली गई। IDPL चला गया, भारत बैगन चला गया, आपको जो जिससे पूरा मुजफ्फरपुर शहर उठता था और सोता था, बटलर चला गया। मुजफ्फरपुर से जितनी भी स्थापित मुजफ्फरपुर से खुलने वाली ट्रेनें थीं, सारी ट्रेनें यहाँ से बाहर चली गई, दूसरे जगह से जाते हैं। मुजफ्फरपुर से सिर्फ मात्र एक ट्रेन बच गई है। तो ये मुजफ्फरपुर को एक उपेक्षित, एक टापू नुमा बना लिया गया है, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, यहाँ एम्स बनने वाला था चला गया, यहाँ एरोड्राम है, एरोड्राम हवाई अड्डा नहीं बना। तो अब लोग इसको अपनी नियति मान चुका है, इसलिए दूरदर्शन बंद हुआ। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, आके कलाकार भी इसके लिए किसी ने भी कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। ये लोग नियति मान के कि यहाँ से इसको जाना ही है, जाना। और दूसरी बात है कि दूरदर्शन का जाना बहुत ही गलत हुआ है। यहाँ के कलाकारों को, प्रतिभा को एक मंच मिलता था, और इस मंच से मरहूम होना पड़ा है। और भविष्य में जो कलाकार जो आगे बढ़ते, इस दूरदर्शन केंद्र से बहुत सारे कलाकार बढ़ के दिल्ली और बम्बई तक अपने कला का प्रदर्शन किए हैं, जिनका प्रारंभिक केंद्र यही रहा। अब लगता है कि ये सपना बनेगा और नए कोपल नहीं खिलेंगे। सर ने बहुत शालीनता से अपनी सारी बातों को हमारे समक्ष रखा और बताया कि कैसे मुजफ्फरपुर को कला संस्कृति के मामले में, चाहे भारत वैगन के मामले में उपेक्षित किया गया, और तमाम चीज़ें जो यहाँ पे थी, जो एक संभावनाएं थी कि यहाँ से नए कोपले खिलेंगे, उन सारी संभावनाओं को ख़त्म करने का काम किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ समय देने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी। आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद।